तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 था आपके पास। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया? आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन क्या दिया गया है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मुझे इसको इवेलुएट करना है। तो इसको इवेलुएशन के लिए देखो, आपके पास जब भी आपके पास क्या हो, यहाँ पे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंडर रूट में हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमिनेटर आपका लीनियर है, कैसा है? लीनियर है, और डिनोमिनेटर आपका कैसा है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। अगर इस फॉर्म में है तो आप यहाँ पे हमारी एक सब्स्टिट्यूशन रहती है कि आप हमेशा न्यूमिनेटर को क्या डालोगे? न्यूमिनेटर विल बी, अब किस केस में करेंगे? जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर की एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में ना हो। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप जल्दी जल्दी इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज -4 माइनस 2x, जो कि ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि जब भी आपके पास इस तरह का रहेगा तो हम न्यूमिनेटर को क्या डालेंगे? दैट इज a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इस टाइप में रखने वाले हैं। क्लियर? तो ये तरीका है हमारे पास। तो न्यूमिनेटर हमारे पास कितना है? दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? और a क्या? a कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हम, और साथ में क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू -5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, यही आ जाएगा। अगर जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद 5, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x की -4 और माइनस एक्स स्क्वायर की -2x प्लस b एज इट इज। क्लियर? तो इस इक्वेशन को नेम दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। हमने 1 ले लिया क्योंकि इसकी मैं वैल्यूज़ कुछ डालूंगा अभी, तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? x प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर देते हैं, दैट इज -4a माइनस कितना आ गया? 2ax प्लस b, यही आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप टर्म कंटेनिंग x और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो ये x वाली टर्म है और यहाँ पे ये वाली टर्म x वाली है। तो अगर इनको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का 1, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज -2a। तो इट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई? a इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 है तो यानी कि -4, दूसरा क्या कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? -4a प्लस b है आपके पास। -4a प्लस b इज इक्वल टू कितना है आपके पास? दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज -4 इंटू -1/2। a की वैल्यू कितनी है? -1/2 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस भी क्या हो गया? कैंसल। तो यानी कि ये 2 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। b विल बी इक्वल टू 3 - 2, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई है हमारे पास। ठीक है ना? तो अगर b की वैल्यू 1 आ गई है तो यहाँ पे देखना ध्यान से, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इक्वेशन 1 किस में रिड्यूस हो जाएगी? दैट विल x प्लस 3 कैन बी रिटन एज क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? -1/2। दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू कितना आ गया आपके पास? दैट इज -4 - 2x, -4 - 2x प्लस b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 1, दैट इज इक्वल टू +1। यानी कि हम न्यूमिनेटर को किसके बराबर रखने वाले हैं? इस टर्म के बराबर रखने वाले हैं। तो यानी कि हमारा इंटीग्रल, जो गिवन इंटीग्रल था वो क्या था? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास? ये देखो यहाँ पे -1/2 इंटू -4 - 2x, यही आ जाएगा आपके पास। और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? +1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
ये बन जाएगा आपके पास, है ना। तो अब यहाँ से हम इसके क्या कर देते हैं, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज -1/2 कॉमन, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना बच गया आपके पास, दैट इज 4 - 2x, सॉरी माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस आ जाएगा, क्लियर। और डिनोमिनेटर में कितना बच गया, दैट इज √5 - 4x - x² इंटू dx, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/√5 - 4x - x² इंटू dx, क्लियर। यही टर्म बन जाएगी। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज I1 प्लस कितना आ गया हमारे पास I2, यानी कि I1 और I2 की वैल्यू मैं सेपरेटली कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यानी कि I1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये अंदर वाले की इंटीग्रेशन करते हैं। तो I1 के लिए देखो हम क्या करेंगे, I1 के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर आप जो डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपके पास अवेलेबल है। तो यानी कि मैंने इंटीग्रल I1 के लिए क्या किया, पुट 5 - 4x - x² इज इक्वल टू t। अगर t के बराबर डाला तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dt अपॉन -4 - 2x, क्लियर। कैसे निकालते हैं हम dx की वैल्यू, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर देंगे। 5 की डिफरेंशिएशन 0, इसकी -4 और इसकी -2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/dx। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। तो यही आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यानी कि हमारा जो इंटीग्रल I1 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 + 2x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो भी अंडर रूट के अंदर था उसको हमने किसके बराबर डाला, t के बराबर डाला है। और dx की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन, माइनस है तो माइनस में बाहर ले रहा हूँ, है ना। तो साथ में क्या आ गया, 4 + 2x, 4 + 2x, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल। तो यानी कि जो हमारा रिमेनिंग है दैट इज इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय √t, है ना। अंडर रूट यही बना है, अंडर रूट t है तो इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो यानी कि I1 की जो इंटीग्रेशन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर -½ dt, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1, है ना, -½ + 1। और बाहर माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -t⁻½ डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास, ½ क्लियर। डिनोमिनेटर में हाफ है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2 टाइम -2 टाइम t की पावर, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो भी हमने टर्म कंसिडर, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम इनके लिए, है ना। तो I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 टाइम t⁻², यही आ जाएगी। और t की वैल्यू हमने कितनी पुट की है, ये की है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू √5 - 4x - x² प्लस c, यहाँ पे भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, है ना। इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 2, 1 ऑलरेडी यूज्ड में थी हमारी, तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब सिमिलरली मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, मैं I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं हम, है ना। I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या कैसे आएगी हमारे पास, I2 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/√5 - 4x - x² इंटू dx, यही है। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो इसको देखो क्या है हमारे पास, 5 - 4x - x²। तो यहाँ पे जो टर्म कंटेनिंग x है यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन, दैट इज माइनस कॉमन लिया आपने तो ये क्या बन गया आपके पास,
पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखूं तो ज़्यादा बेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास 4x। तो अब इस वाली टर्म का मुझे क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये 5 तो एज इट इज़ माइनस ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए अब हम जगह छोड़ते हैं, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स। अब 2x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि 4x बने, दैट इज इक्वल टू कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हमने अपनी मर्जी से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्लियर। तो यानी कि जो हमारी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, दैट इक्वेशन रिड्यूसेस टू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 5 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, ये जो बना यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, ये बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही बना। और ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो यानी कि दैट टर्म रिड्यूसेस टू 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये जो हमारी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जा सकता है 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर। तो अब ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला किसका बना, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास साइन, अच्छा यहाँ पे पहले ना सब्स्टिट्यूशन कर लेते क्योंकि यहाँ पे ना एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x प्लस 2 है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करूँ, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना डाल दिया हमने, t के बराबर डाल दिया। तो t के बराबर डाला तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली आपको, dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि जो हमारा I2 है दैट इज I2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t बाय 3 प्लस c। क्लियर। देखो क्या होता था x बाई ए और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। तो यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रल I2 है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 बाय 3 प्लस c, ये वैल्यू आ गई। तो यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड था, जो चीज़ हमें पूछी गई थी वो वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास, है ना I1 प्लस I2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट रिड्यूसेस टू I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1 की वैल्यू ये है आपके पास, दैट इज माइनस, देखो यहाँ पे कितना आ गया माइनस इंटू 2 और साथ में क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट मैं लास्ट में लिखने वाला हूँ प्लस I2, दैट इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाय 3 इंटू कितना है आपके पास प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो यानी कि ये कितना आ गया नेट रिजल्ट माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाय 3 प्लस c। तो ये क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें पूछा गया था। क्लियर। तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल थी उसकी वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है ना। तो अब इसी क्वेश्चन में इसका और पार्ट भी था आपके पास, आपको बोला गया था कि इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास दैट इज इवेलुएट द इंटीग्रल, क्या बोला गया हमें, इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स।
ये था और पार्ट में था, 21 का ही क्वेश्चन, 21 का और पार्ट था, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था। हमें सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन आता है ना, ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन की कि वो किस तरह से ओपन होता है, ठीक है ना। तो मॉड हम तो सुनते आए हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव है ना। तो अब देखो ये क्वांटिटी हमें हमेशा पॉजिटिव बनानी है। ये क्वांटिटी कैसे बनेगी पॉजिटिव, अब देखना ध्यान से। अगर देखो मैं इस टर्म को 0 के बराबर डालूं तो x-1 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे अपना बिहेव चेंज कर रहा है ना। x इक्वल टू 1 पे ये क्या कर रहा है, अपना बिहेव चेंज कर रहा है। यानी कि अगर देखो अगर 1 से छोटे नंबर रखोगे तो ये आंसर नेगेटिव देने वाला है। तो यानी कि व्हेन x इज लेस देन 1, जब x लेस देन 1 होगा तो मॉड ऑफ x-1 कैसे ओपन होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x-1, इस तरह से ओपन होने वाला है ये, ठीक है ना। तभी ये आंसर क्या मिलेगा, नेट आंसर हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। और दूसरा जो केस है आपके पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ा है, तब तो ये डायरेक्टली खुलेगा। कैसे खुलेगा, मॉड ऑफ x-1 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज x-1। तो यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल लिख रखा, इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है ना। इंटीग्रल 0 to 1, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ तो यानी कि ये देखो कैसे खुलेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ x-1 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है ना। और ये किस साइन के साथ ओपन होगा, दैट इज x-1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी रहने वाली है, इसकी ब्रेक हमें इस तरीके से इसको करना होगा, क्लियर। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है उसको इंटीग्रल आई मान लेते हैं। आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 तक ब्रेक किया हमने, 1 तक के लिए, 0 से 1 तक के लिए ये फंक्शन क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-1, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, है ना। 1 से लेके 4 तक तो ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, x-1 इंटू डी एक्स। अब नाउ हम आगे इसको फर्दर आगे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, तो अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 1 की इंटीग्रेशन x और साथ में माइनस की इसकी x²/2 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, प्लस कितना आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, x²/2 माइनस x, लोअर लिमिट 0, सॉरी 0 नहीं है 1, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 4, क्लियर। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, लोअर लिमिट 0 है तो कोई मतलब नहीं है डालने का, तो अपर लिमिट कितना आ गया, 1 माइनस 1/2, यही आ गया, माइनस लोअर लिमिट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस अपर लिमिट दैट इज इक्वल टू 4² डिवाइडेड बाई 2, माइनस कितना आ गया 4, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस, दैट इज 1 का स्क्वायर 1/2, माइनस माइनस गेट प्लस, और ये कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना था हमने, सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये कितना बन गया 1 माइनस हाफ प्लस कितना आ गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हर एक टर्म का हम डिनोमिनेटर कितना बना देते हैं, सॉरी 8 नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम कितना आ गया 2 एलसीएम आ गया, तो इसका 2 बनाएंगे, 2 माइनस 1 प्लस कितना आ गया 16, माइनस इसको डिनोमिनेटर 2 बनाएंगे तो ये कितना आ गया -8 और -1 प्लस 2, यही आ गया आपके पास, क्लियर। तो ये देखो कितना बन गया 8 2 18, 18 प्लस 2 कितने होते हैं आपके पास 20, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, ये क्या आ गया आपके पास, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट। तो अब यहीं पे हम करने वाले हैं, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। आपको बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्व करनी है हमने फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दी गई है हमारे पास, दैट इज सेकंड इक्वेशन वाज दैट इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x dy/dx प्लस कितना आ गया आपके पास 2y इज इक्वल टू x² इंटू लॉग x,
ये इक्वेशन है और क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपके पास, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। अब आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए वैसे कि ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है आपके पास? दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, where p and q are function of x only, where p and q are functions of x only, functions of x only, सिर्फ x के ही फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय x, डिवाइडिंग बाय x, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना आ गया? 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू x लॉग x। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके p की वैल्यू निकालें, p की वैल्यू कितनी है? 2/x। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज x लॉग x, है ना। तो अगर सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप रहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना होता है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसी तरह से रहता है। तो यानी कि ये कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx। क्लियर? तो यही आ गई आपके पास वैल्यू। हाँ, यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं ना कुछ ये करते हैं, हम टर्म वगैरह देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितना बन गया? e टू द पावर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ गया? e टू द पावर 2 लॉग x, यही आ गई। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ रिलेशन लॉग के तो ये कितना आ जाएगा? e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर। तो यानी कि e और लॉग एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ चुका है हमारे पास? देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या रहता है इस तरह की इक्वेशन का? दैट इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रहता है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहता है आपके पास? दैट इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और साथ में क्या रहता है आपके पास? प्लस c, यानी कि इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अब आपके पास हर एक चीज़ की वैल्यू है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि y इंटू कितना आ गया? y इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x लॉग x, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दो टर्म में प्रोडक्ट में है तो यानी कि इसको क्या कैसे सॉल्व किया जा सकता है? दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है ना आपको? दैट इज क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहता है? मैंने ऑलरेडी मेंशन, ये फर्स्ट और सेकेंड किस रूल के अकॉर्डिंग आते? दैट इज आईलेट, LATE, है ना। इनवर्स सबसे पहले क्या आता है? इनवर्स, फिर क्या आता? लॉगरिदमिक, फिर क्या आता? अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड सबसे लास्ट क्या आता है आपके पास? एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं हमारे पास, लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो यानी कि ये जो लॉग होगा ये कैसा रहने वाला? फर्स्ट फंक्शन, और ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये कैसा रहने वाला? आपका सेकेंड फंक्शन। और रहता क्या है? दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हो तो यानी कि हमारी जो टर्म्स हैं वो किस में रिड्यूस हो जाएंगी? देयरफॉर y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज लॉग x एज इट इज, और सेकेंड की क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन x क्यूब की इंटीग्रेशन, दैट इज x टू द पावर 3 + 1, दैट इज 4/4, यही आ जाएगा आपके पास। प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ,
है ना। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की के साथ क्या होगी, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन हमारे पास कितनी आ गई है, x4/4 इंटू डी एक्स से एक पावर क्या होगी इसकी कैंसल, दैट इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4/4, यही आ गया आपके पास 4/4 माइनस कितना आ गया आपके पास। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी कि इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स क्यूब बच जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब की आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस सी। क्लियर, तो यही आ गई आपके पास। अब यहाँ से हमें एक्चुअल में जो सॉल्यूशन मींस y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस कितना आ गया x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस c अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, तो यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँ, इसको हटा के लिखें हम इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन, दैट विल, इसका जो सॉल्यूशन आएगा y विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, इसको एज इट इज़ यहाँ से देखो 2 पावर्स कैंसिल, 2 बच जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से 2 पावर्स कैंसिल और यहाँ पे भी आपकी 2 पावर बच जाएंगी, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, लॉग x इंटू एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं सॉरी 4 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास c इंटू एक्स टू द पावर -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दिया गया है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बोला गया इफ गामा फाइंड गामा, है ना। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, है ना। आपको बोला गया फाइंड गामा इफ दीज 3 वेक्टर आर कोप्लेनर। क्या दिए गए हैं ये 3 वेक्टर कौन कौन से हैं, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर कौन सा है, दैट इज 3i प्लस j प्लस 2k, एंड थर्ड वेक्टर है आपके पास दैट इज i प्लस गामा टाइम j प्लस माइनस 3k आर कोप्लेनर। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये कैसे बताए गए हैं, आर कोप्लेनर, ठीक है ना। क्या बताए गए हैं ये तीनों के तीनों वेक्टर्स, क्या बताए गए, कोप्लेनर बताए गए हैं, ठीक है ना। अगर ये तीनों देखो, अगर मैं ध्यान से देखना है, अगर आपके पास A B C आपके कोप्लेनर हैं, कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर हैं आपके पास, तो देखना ध्यान से क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, है ना। दैट इज A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, ये रहता आपके पास, है ना, ये रहता A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0। तो ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज वेक्टर A, दैट इज वेक्टर B एंड दैट इज द वेक्टर C। क्लियर। तो अब देखो अगर मुझे ये कोप्लेनर बताने हैं तो कोप्लेनर के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, दैट इज B क्रॉस C। B क्रॉस C निकालना है मुझे, तो देखो ये क्या आ जाएगा, दैट इज I J K, है ना। तो यहाँ पे B वेक्टर के कंपोनेंट दैट इज 3 1 2 और यहाँ पे 1 गामा एंड -3, है ना। ये वेक्टर्स हैं आपके। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन बाय R1 कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट को। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज I मल्टीप्लाइड विद 1 -3 इज इक्वल टू -3 -2 गामा, ये आ जाएगा माइनस j इंटू कितना आ जाएगा, माइनस j इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -9, माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2 दैट इज -2, ये आ गया, प्लस k इंटू कितना आ जाएगा, प्लस k इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, ये डिलीट, और 3 इंटू गामा दैट इज 3 गामा -1।
क्लियर। तो अब ये तो हमारे पास क्या आया, बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी का हमें क्या लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, दैट इज वेक्टर ए, है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है आपके पास, दैट इज आई माइनस जे प्लस के मल्टीप्लाइड विद डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने इस वेक्टर के साथ निकालना है, दैट इज -3 - 2 गामा इंटू आई माइनस 9 - 2 -11 जे, ये आ जाएगा आपके पास। अगर इसको आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये प्लस भी हो सकता है, दैट इज जे प्लस कितना आ गया आपके पास, दैट इज 3 गामा -1 इंटू के, ठीक है ना। तो ये हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, दैट इज आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे का कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई प्लस के का कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, और हमें क्या बताए गए हैं, ये कोप्लेनर है, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर यहाँ पे करके देखते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 इंटू दिस फैक्टर दैट इज इक्वल टू -3 - 2 गामा, यही आ जाएगा, -1 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू -11, और साथ में क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ गया, +3 गामा -1 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ गया, दैट इज -2 गामा +3 गामा दैट इज इक्वल टू गामा, और ये कितना आ गया, -3 - 11 कितना आ गया, -14 यानी कि -15 इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 15, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, है ना। तो अगर यानी कि इस गामा की जगह मैं कितना डालता हूँ, 15 डालता हूँ, तो ये जो भी गिवन फैक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, है ना। 2 प्लेन गिवन थे आपको, और आपको प्लेन के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, है ना। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, हमें क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। जो प्लेन गिवन है हमें, प्लेन देखो कौन कौन से प्लेन गिवन है हमारे पास, 2 प्लेन गिवन है। तो यहाँ जो प्लेन्स गिवन है हमारे पास, पहला प्लेन है दैट इज 3x - 6y + 2z इज इक्वल टू 7, ये पहला प्लेन है, यानी कि मैंने लिख दिया प्लेन 1 P1, है ना। और दूसरे प्लेन को लिखता हूँ मैं, दैट इज प्लेन P2। P2 की इक्वेशन जो है दैट इज 2x + 2y - 2z इज इक्वल टू 5, ये दूसरा प्लेन हमारे पास है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास 2 प्लेन है, हमें इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 प्लेन गिवन है तो उनके बीच में एंगल क्या रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं प्लेन 1 की इक्वेशन लिखूं, दैट इज a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1, ये पहला प्लेन है। और दूसरा प्लेन में अगर a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल रहता है दैट इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय √of a1² + b1² + c1² इंटू √of a2² + b2² + c2², क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, किसका फॉर्मूला है ये, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास ये प्लेन 1 है, ये हमारे पास प्लेन 2 है, तो इनको कंपेयर करके आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ, दैट इज़ a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू -6, और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और उसी तरीके से मैं a2 की वैल्यू निकालूं दैट इज़ 2, एंड b2 की वैल्यू निकालूं दैट इज़ 2, एंड c2 की वैल्यू निकालूं दैट इज़ -2, क्लियर। तो यहाँ से मैं अगर cos थीटा कैलकुलेट करूँ तो cos थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा, या मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, a1 a2 3 2 6, यही आ जाएगा, प्लस कितना आ जाता है आपके पास b1 b2 -6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -12, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस नहीं आएगा, -2 इंटू +2 दैट इज इक्वल टू -4, डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू √of a1²,
है ना, यानी कि ये कितना आ गया 9 प्लस कितना आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा +4 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ये जो सेकेंड वाले टर्म है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 + 4 + 4। क्लियर, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्लोज दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -10 अपॉन कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू, इसको करो जरा सॉल्व, ये कितना आ जाएगा 49, ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 49 और ये कितना आ गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 12 को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 12, यही आ गई आपके पास वैल्यूज। तो यानी कि ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन कितना आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 49 कैन बी रिटन एज 7 और अंडर रूट ऑफ 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है ना, 4 को लिखा जा सकता है 2 और अंडर रूट 3 एज इट इज, है ना, इसका मॉड। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना आ गया 14√3। ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। क्लियर, तो ये अगर हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया तो और यही एंगल हमें पूछा गया था। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना, दो लाइंस गिवन है आपको, उन दोनों लाइंस के बीच में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है ना, तो इक्वेशंस सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशंस की बात करते हैं कि लाइंस की इक्वेशंस क्या क्या रहने वाली हैं आपकी। ठीक है ना, ठीक है, तो पहली लाइन की इक्वेशन दी गई है आपके पास, दैट इज लाइन R1 मैं ले रहा हूँ, लाइन 1 दैट इज R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, दैट इज I + 2j + k, ये पहली लाइन है, और दूसरी क्या दी गई है आपके पास प्लस लैम्डा टाइम कितना दिया गया है I - j + k। क्लियर, ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन क्या है आपके पास R2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपके पास, दैट इज 2I - j - k प्लस म्यू टाइम कितना दिया गया है, दैट इज 2I - j + 2k, है ना। ये दो लाइंस हैं आपके पास, इन दो लाइंस के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, है ना। तो इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए, है ना। मैंने ले लिया R1 जो लाइन थी मेरी दैट इज A1 + लैम्डा टाइम B1। क्लियर, और जो दूसरी लाइन R2 है दैट इज इक्वल टू A2 + म्यू टाइम B2। क्लियर, यही रहता है ना हमारे पास अगर दो लाइन कंसीडर करते हैं हम, वेयर A1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, A2 इज द सेकेंड लाइन का जो गिवन पॉइंट होगा, और B1 इज द वेक्टर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्शनल रेशियोज, और ये भी क्या है आपके पास वेक्टर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्शनल रेशियोज। यहाँ पे आप कंपेयर करके इजीली A1 A2 यानी कि सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है दैट इज डिस्टेंस D इज इक्वल टू दैट इज B1 क्रॉस B2 इंटू डॉट A2 - A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये चीज़ ये जो रहेगा इसका भी मॉड, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो हमें इसको मॉड के अंदर लेना पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे इजीली विजिबल है यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यूज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ B1, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास, दैट वैल्यू इज B2, और ये वैल्यू क्या है आपके पास दैट इज A2, और ये वैल्यू क्या है आपके पास दैट इज इक्वल टू A1, ये वैल्यू क्या है आपके पास A1, यही वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले देखो मुझे जो रिक्वायर्ड है मैं वो चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज़ A2 - A1। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ कैलकुलेट करता हूँ दैट इज़ A2 - A1, ये वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ मैं। ठीक है ना, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, देखो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1i, है ना, -j - 2 दैट इज इक्वल टू -3j, और यहाँ पे -k दैट इज इक्वल टू -2k, यही आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर आया ये तो एज इट इज छोड़ देते हैं हम, आगे कैलकुलेट करते हैं हम B1 क्रॉस B2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I j k, और B1 वेक्टर के वैल्यूज 1 - 1 1, और यहाँ पे कितना आ गया 2 - 1 एंड 2।
यही आ गई। तो अगर अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं तो मैं एक्सपेंशन बाय R1 ही कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 + 1 प्लस जे इंटू कितना आ गया आपके पास 2 - 2 प्लस के इंटू, है ना, यहाँ पे -j, ठीक है ना, और इंटू के कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू -1 + 2, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँ तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -i, और ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया यानी कि 0, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास प्लस के आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दैट इज़ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपके पास, अगर आपके पास एक वेक्टर a है आपके पास, दैट इज़ x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, वो कैसे निकलता है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का सम, दैट इज़ इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आप v1 क्रॉस b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो यानी कि ये कितना आ गया, √1 + 0 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। क्लियर। तो j का कंपोनेंट तो था ही नहीं, वो 0, और i का कंपोनेंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे k का कंपोनेंट 1 है तो 1 का 1, ठीक है। तो अगला जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ b1 क्रॉस b2, और इसका डॉट किसके साथ लेना है, दैट इज़ a2 - a1। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट उनके कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली करूँ, ये a1 a2 - a1 है, और ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 -1 सॉरी, है ना, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, और ये तो है नहीं, यहाँ पे 0 है तो 0 × समथिंग खत्म, तो और ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 × -2 दैट इज इक्वल टू -2 दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा जो है d की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप आ रखी है आपके पास -3 अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका वो मैग्नीट्यूड कितना आ रखा है, दैट इज इक्वल टू √2, इसका भी मॉड, दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 3/2। समझ आ रही बात, ठीक है ना। और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 वल्लभ्स विच इंक्लूड्स 6 defective and a sample of 4 वल्लभ is drawn at a random with placement. Find the probability distribution of the number of defective वल्लभ्स। ठीक है ना, एक लॉट है बोलते कोई आपके पास, उसमें 30 वल्लभ हैं, 30 वल्लभ में से क्या है आपके पास 6 जो वल्लभ हैं वो डिफेक्टिव हैं। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, आपको बोला गया कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफेक्टिव वल्लभ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो हमारे पास जो सिनेरियो है या जो सिचुएशंस हैं वो हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास देखो जो भी क्वेश्चंस में है गिवन है, जो हम सबसे लिख लेते हैं। सबसे पहले टोटल वल्लभ्स कितने हैं, टोटल वल्लभ्स इज इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव वल्लभ्स इज इक्वल टू कितना है 6, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव वल्लभ्स, नॉन डिफेक्टिव विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, है ना। 30 टोटल है, 6 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 24, है ना। तो अब मुझे पूछा गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि हमें हर एक केस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर 0 डिफेक्टिव आए तो क्या होगा, 1 डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव, है ना। तो यानी कि मैंने ले लिया लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव वल्लभ्स,
ठीक है ना। x देखो आपके पास क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अब आपने हो सकता है कि जो भी वैल्यू पॉसिबिलिटी जो भी बनेगी हमारे पास वो सारी सिचुएशंस हम लिखते हैं। हो सकता है क्या 0 आए, x की वैल्यू 0 क्यों आएगी, कि हो सकता है आपके पास 30 में से जो आप बल्ब सेलेक्ट करें उनमें से एक भी डिफेक्टिव ना आए। हो सकता है एक डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव आए, 3 डिफेक्टिव आए और 4 डिफेक्टिव आए। 4 से ज़्यादा भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया हमें क्या करना है, ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ 4 बल्ब्स। कितने बल्ब्स निकालने हैं हमने? 4 बल्ब ही निकालने हैं। जब हमें 4 बल्ब निकालने हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या बने, चारों के चारों बल्ब क्या आए, डिफेक्टिव ही आए। क्लियर? तो 1 बाय 1 करके बात करेंगे हम। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी कि अब जब आपके पास आप वो सैंपल स्पेस उठाएं जिसमें कि एक भी आपके पास क्या हो, डिफेक्टिव ना आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास। देखो आपके पास डिफेक्टिव बल्ब कितने, 6 डिफेक्टिव हैं, और उसमें से सिलेक्ट कितने किए आपने, 0 सिलेक्ट किए, और साथ में जो आपके पास देखो जो बाकी रिमेनिंग बल्ब बचे आपने सारे के सारे यानी कि 24 में से ही सिलेक्ट किए, है ना। मल्टीप्लाइड विद कितना आ जाएगा, 24/30 इंटू 24/30 इंटू 24/30। क्लियर? तो यानी कि ये जो आया हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स नॉट आया। तो अब इसी तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने जितने भी 4 लॉट निकाले, 4 बार निकाला बल्ब, तो उसमें से क्या, अब देखो यहाँ पे 24 24 24 24 ही क्यों आया, क्योंकि हमें दिया गया था दैट इज विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट यानी कि हमें रिप्लेस भी करना है, यानी विदाउट रिप्लेस विद रिप्लेसमेंट, यानी कि मैंने बल्ब देखा, चेक किया, अगर डिफेक्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और उसके बाद उसको वापस उसी लॉट में पुट कर दिया। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे 6 में से मैं कितने बल्ब सेलेक्ट करूंगा, एक ही बल्ब सेलेक्ट करेंगे हम, है ना। सॉरी 4 सेलेक्ट करने थे हमें, 6 नहीं सेलेक्ट करने, हमें कितने करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, है ना। ठीक है ना, 4 सेलेक्ट करने हैं, और इनटू कितना आ जाएगा आपके पास। अब देखो जो हो सकता है, अब एक बल्ब क्या आ गया मेरा, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आएगा वो तो कितना आएगा, 6 में से जो 6 डिफेक्टिव थे डिवाइडेड बाय 30 इंटू कितना आ गया 24, जो 3 बल्ब बच गए वो तो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, दैट इज 24/30, और ये कितना आ गया 24/30। क्लियर? तो अब इसी तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालता हूँ, 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6/30 इंटू 6/30 इंटू कितना आ गया 24/30 इंटू 24/30, यह वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट सेकंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू, यानी कि कितने डिफेक्टिव आए हमारे पास, 3 डिफेक्टिव आए, तो यानी कि 4 में से मैंने कितने सेलेक्ट करे, 3 जो आए वो क्या आए, उसकी फेवर में आए, यानी कि ये कितना आएगा 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 24/30, और लास्ट आता है आपके पास दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये कितना है, 4 में से 4 सेलेक्ट करें, और वो चारों के चारों क्या निकले, डिफेक्ट, सॉरी 1/5 ना लिख के हम क्या लिखें, 6/30 6/30 6/30 एंड 6/30, है ना। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इनको सॉल्व करके देखें हम, 4C0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 4C0 इज इक्वल टू 1, 4C0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी आ जाएगी, देखो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 4C2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 6 वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है 6, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी काट सकते हैं हम, है ना, कट रहे हैं, ये कितना आ गया 6 5 30, और कितना आ गया 6 4 यानी कि ये किससे कट रहे हैं 4 5, और यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे 4 और 5, 6 के टेबल से काट रहे हैं हम, यानी कि 6 1 6 6 5 30, और ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4/5 एंड 4/5 एंड 4/5, और यहाँ पे 1/5 1/5 एंड 4/5 एंड 4/5, और यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 4/5। क्लियर? तो यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5।
तो मैं 1 बाय 1 करके लिख रहा हूँ, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू पावर 4, यही आ जाएगी। यानी कि मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 टू द पावर 4। क्लियर। तो सेकेंड वाले केस में क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू कितना आ जाएगा 4 बाय 5 टू द पावर 3। क्लियर। और नेक्स्ट में कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 इंटू कितना आ गया 4 अपॉन 5 टू द पावर 2। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर 1। क्लियर। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 रेज टू पावर कितना आ गया आपके पास 4। क्लियर। तो इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, हम एक टेबल सा बनाते हैं हम एक्चुअल में, है ना। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो टेबल बनाएंगे हम, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज़ जो हमारा रैंडम वेरिएबल है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना। यानी कि जो हम रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हैं, सैम्पल स्पेस निकाल रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम 1 बाय 1 करके, हर एक चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले देखो, अगर आपने 0 निकाला तो जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 थी तो यानी कि आपके पास आंसर कितना आया था, दैट इज़ 4 अपॉन 5 टू द पावर कितना आया 4। अगला केस 1 का है तो इसमें कितना आया 1 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट कितना आया आपके पास, नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल 2 था, 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर 2, है ना। अगला जो रैंडम वेरिएबल था दैट इज 3, 1 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू 4 अपॉन 5, और लास्ट था आपके पास 4, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 टू द पावर 4। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर किसके लिए आया, जो हमारे पास गिवन एक्सपेरिमेंट था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, है ना। एलिप्स दिया हुआ है, एक्चुअल में कर्व नहीं दिया गया है ना, तो एलिप्स आपको क्लियर होगा क्या होता क्या नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, है ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन बाय एन एलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी हम सिंपल सा इसका ये बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना, ये छोटा सा ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास एलिप्स है और इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। तो अब देखो आपके पास ये एलिप्स है, तो एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या रहती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहती है 1 रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे आपके पास क्या रहता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना आ गया आपके पास 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू क्या है, लेस देन बी, तो यानी कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये गलत बनाया है ना। तो ये किसका कैसा एलिप्स बनाया मैंने, हॉरिजॉन्टल, बट ये जो सिचुएशन बन रही है ये किस एलिप्स की बन रही है, वर्टिकल एलिप्स की बन रही है। तो यानी कि मुझे वर्टिकल एलिप्स बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बना देते हैं हम, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करा, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स है और ये इसका सेंटर्ड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो ए और बी क्या रहते हैं आपके पास, जब अगर मैं ये कौन सा है एलिप्स है हमारे पास, वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल है। वर्टिकल एलिप्स के केस में जो आपके पास जो वर्टेक्स रहते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहता है आपके पास 0, प्लस माइनस बी, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, दैट इज 2,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, दैट इज 0, -3। तो हमें जो पूछा गया है एक्चुअल में, हमें ये पूरा एंटायर एरिया पूछा गया है,
ठीक है ना, ये जो हमने शेड किया ये एरिया हमें पूछा गया है। तो ये एरिया पूछा गया है, तो देखो जो हमारा ये जो एलिप्स है, ये जो एलिप्स का आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो एलिप्स हमारा गिवन है ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। कैसा है? स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है? यानी कि ये होता है सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। ये क्या होता है आपके पास? स्टैंडर्ड एलिप्स। सबसे पहला तो ये रहता है कि इसका जो सेंटर होता है वो ऑरिजन पे लाई करता है ना। तो ये तो चलो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या रहता बोलते हैं, हमने क्या बोला? सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस का क्या मतलब है? यानी कि ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ये इस एलिप्स के इक्वल 4 पोर्शन बनाती है। ये 1 2 3 4 ये चारों के चारों जो पोर्शन बनाए हम, ये चारों के चारों पोर्शन क्या रहने वाले हैं आप? इक्वल रहने वाले हैं। तो यानी कि अगर मुझे जो एरिया निकालना है, अगर मैं किसी भी एक एरिया का, एक पोर्शन का एरिया निकाल दूं तो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिक्वायर्ड शेडेड एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे। तो देखना हम कैसे निकालते हैं इसको। तो ठीक है, तो ये कितना था हमारे पास? 9। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? देखना, जो एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये ऑरिजन है, ये ए है और ये बी है, यानी कि मैं डायरेक्टली निकालूं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 टाइम एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी। क्लियर? अगर इस रीजन का मैं एरिया निकाल पाऊं तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ कितना आ जाएगा? अब देखो x की वैल्यू मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं, आपके पास आपका तरीका है, आप x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से लेके 2 तक। मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो हमारी जो x की वैल्यूज हैं वो कहां से कहां चेंज वेरी कर रही है? दैट इज 0 to 2। तो यहां से कितना आ जाएगा? y dx। ठीक है ना? तो यहां से हम इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो कितना आया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये उधर चला गया, y अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना? डायरेक्टली कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड विद 9। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इसको फर्दर लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 2 इंटू कितना आ गया आपके पास? दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना? अब ये जो हमारा y है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यानी कि हम कौन सा साइन कंसिडर करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे। तो यानी कि ये कितना आ गया? दैट इज 4 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 ऑफ, ये कितना बन गया आपके पास? दैट इज इक्वल टू 3/2, तो देखो कॉन्स्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 4 3/2 इंटू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये डायरेक्ट देखो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हो हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या रहता है आपके पास फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है और थोड़ा सा ये, अगर ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस भी नहीं होंगे जो भी हमारी है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। तो अगर आपको ये जो 4-5 फार्मूलेज हैं, अगर ये फार्मूलाज आपको अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी, है ना। तो यानी कि आपको ये फार्मूलाज जो हैं ये रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 इंटू इसकी इंटीग्रेशन करते हम तो यानी कि x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस सी, है ना। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें c नहीं आता, 0 से कहाँ करना आपने? 2 तक
ये करना है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यूज़ देखना आप किस किस तरह से आ रही हैं, है ना, ध्यान देना है इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो अब देखो जब आप अपर लिमिट डालोगे, है ना, तो अपर लिमिट ये तो 6 रहने वाला बाहर, अपर लिमिट में डाल रहा हूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा 2² माइनस 2², यानी कि अपर लिमिट के केस में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू बच जाएगी। यानी कि ये कितना आ जाएगा अपर लिमिट के केस में, ये वाली टर्म तो 0 होगी, प्लस कितना आ गया आपके पास, ये 0 आ गई, 0 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2² अपॉन 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, 2/2 इक्वल टू 1, माइनस लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0। अब देखो यहाँ पे मैं लोअर लिमिट लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट पे के केस में देखो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि ये कितना आ जाएगा -0 और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे देखना ध्यान से, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0/2 दैट इज 0, यानी कि ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा हमारा, क्लियर। तो यानी कि ये कितना बन गया 6 इंटू ये कितना बन गया दैट इज 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, दैट इज इक्वल टू π/2, यानी कि ये कितना आ गया 12 इंटू π/2, 2 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12 दैट इज इक्वल टू 6π, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल टू 6π, क्लियर। तो आसान से क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया मैक्सिमाइज करना है, आपको एक कंडीशंस दी गई हैं, है ना, ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखना क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो हमें बोला गया मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन क्या है हमारे पास, दैट इज 5x प्लस 10y, ये फंक्शन है, और सब्जेक्टिव टू गिवन कंस्ट्रेंट, है ना, सब्जेक्टिव टू किसके, सब्जेक्टिव क्या है आपके पास x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 120, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस वाई, और तीसरी इक्वेशन है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और फोर्थ नॉन नेगेटिव कंडीशन, ठीक है ना। ग्राफ की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, यानी कि हमें ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसको देखना हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप रहता है जो गिवन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस का हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके ग्राफ बना सकते हैं। पहली इक्वेशन मैंने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ, है ना, इक्वेशन 1, यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब मैं पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है ना, कितनी आ गई y की वैल्यू 60। और दूसरी लाइन क्या है आपके पास, अगर मैं y को 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो यानी कि ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंडली मैं इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बना रहा हूँ, तो इक्वेशन सेकंड का ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन सेकंड का ग्राफ क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये x है और ये y है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 60, और y ये 0, तो ये कितना आ गया आपके पास 60। और उसी तरह मैंने इक्वेशन 3 कैलकुलेट करी, इक्वेशन 3 का ग्राफ बनाया। तो इक्वेशन 3 का ग्राफ बनाया तो आप कैसे बना सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये x है और ये y, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो अगला जो पॉइंट आप y को 0 डालोगे तो तब भी ये 0 आना है, यानी कि कुछ मुझे और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लो ताकि फ्रैक्शन में ना आए, तो मैंने ले लिया, दैट इज़ अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, क्लियर। तो ये 3 जो हैं आपको हमें ये ग्राफ में प्लॉट करने होंगे अब, है ना। तो ग्राफ भी थोड़ा सा साफ बनना चाहिए हमारा, ताकि हमें जो बाउंडेड रीजन है वो क्लियरली विजिबल हो,
ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ये ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं ताकि हमारा ग्राफ एग्जैक्शन में ही बने। वैसे एक्चुअल में जो ये जो लास्ट की दो कंडीशंस है ना, ये दोनों कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, तो ज़्यादा यानी कि ये हमेशा ग्राफ जो बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो बनाते हैं हम कुछ डिवीज़न कर देते हैं हमारी नंबर लाइन के। वैसे ये मैं 60 के बना दूँ, 60 120 और यहाँ पे भी 60 और ये 120। क्लियर। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है, पहली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0 पे वैल्यू 60 है, 0 पे वैल्यू कितनी है 60, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कौन सा आपके पास, 120 पे वैल्यू 0, सॉरी मैंने गलत प्लॉट किया। तो ये जो पॉइंट आने वाला था, एक पॉइंट ये आने वाला था, है ना। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 60, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट y की वैल्यू, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 0, ये दूसरा पॉइंट ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो मैंने ये मान लिया कि ये जो हमारी लाइन है ये लाइन है, ठीक है ना। अब लाइन तो ये हुई, अब मुझे इसका शेडेड रीजन भी तो चेक करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हम ऑरिजन को, है ना, चेक 0 0, ठीक है ना, कि इसका जो शेडेड रीजन है टुवार्ड ऑरिजन रहेगा या आउटसाइड द ऑरिजन रहेगा। तो अगर देखो मैं पहली इक्वेशन में ऑरिजन को सेटिस्फाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120, यानी कि 0 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 120, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, यानी कि ये आ गया हमारे पास। इस लाइन का जो आंसर है वो किस साइड को है, निचले वाली साइड को है। और ये इक्वेशंस कौन सी है, इक्वेशंस नहीं है, ये एक्चुअल में इनइक्वालिटी है। x + 2y इज लेस देन 120, यही वैल्यूज है हमारी, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज है। अब दूसरा जो है हमारे पास दैट इज x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, एक पॉइंट तो यही पॉइंट है आपके पास, और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 60 पे वैल्यू 0 है, यानी कि दूसरा पॉइंट जो मैंने ये मेंशन किया था, तो यानी कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये लाइन है हमारे पास। और ये इनइक्वालिटी है कौन सी आपकी, दैट इज x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ये लाइन है हमारे पास, है ना। और जो अब ये इसका भी हम सॉल्यूशन रीजन चेक करते हैं कि किस साइड को है किस साइड को नहीं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 0 0 को चेक करते हैं, है ना, ऑरिजन को चेक करते हैं। अगर ऑरिजन की साइड को, ऑरिजन इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका ग्राफ इस साइड को बनेगा, नहीं करेगा तो इस साइड को बनेगा। तो यानी कि यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली, दैट इज 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 विच इज फॉल्स, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन जाएगा दैट इज आउटवर्ड द ऑरिजन। क्लियर। अब हमारे पास थर्ड लाइन बचती है हमारे पास, दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पे वैल्यू 0 है, एक तो ऑरिजन ही है आपके पास, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू यहाँ जैसे मान लेते हैं हम, है ना। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन है आपके पास, दैट इज इक्वल टू x - 2y, x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका भी सॉल्यूशन हम चेक करते हैं कि किस साइड को किस सॉल्यूशन है इसका, किस साइड को नहीं। तो अगर देखो आप यहाँ पे 0 0 को चेक करेंगे तो 0 0 तो इसी पे लाई कर रहा है, तो यानी कि हमें कोई रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा जो इसके लेफ्ट या राइट में लाई करता हो। तो मैंने जनरली ले रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट में आ नहीं रही है तो यहाँ का पॉइंट ले लिया मैंने। यहाँ पे कौन सा पॉइंट, x पॉजिटिव रख लो, x नेगेटिव रख लो, y पॉजिटिव रख लो, है ना। तो ये है आपका। तो यानी कि अगर मैं इसको चेक करूं, चेक -1 को हम +1 को चेक करूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 x की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव ही है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, -2 × y की वैल्यू 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना आ गया, -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। क्लियर। तो यानी कि इस साइड को, ये पॉइंट इस साइड को आ रहा है, तो यानी कि इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन रहेगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। ये क्या बना हमारे पास, इसका सॉल्यूशन रीजन बन गया, ठीक है ना। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन रीजन बना ना, तो अब जो हमारा बाउंडेड रीजन क्या होता था, है ना, बाउंडेड रीजन होता था रीजन एनक्लोज्ड बाय द ऑल लाइंस, यानी कि वो लाइंस जो सब लाइंस के लिए क्या हो, कॉमन पोर्शन हो। ये बना दिया हमने, है ना, ये बनाया हमने,
ये जो रीज़न है आपके पास, ये जो है आपके पास कैसा है, हमारा जो फिजिबल रीज़न है ना, जो हमें फिजिबल रीज़न मिला, फिजिबल रीजन क्या होता है, जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। जो फिजिबल रीजन है, जो बाउंडेड, वो कैसा है हमारा, दैट इज बाउंडेड रीजन, बाउंडेड। अगर रीजन बाउंडेड होता है तो जो हमारे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट, अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कितने पॉइंट पे लाई कर सकता है, कुछ जितने भी कॉर्नर होंगे जो बाउंडेड रीजन के, वो सारे सारे, है ना। तो यानी कि जो हमारे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में क्या हो सकता है, हमारा मैक्सिमा लाई कर सकता है। तो अब हमें चेक करनी पड़ेगी हर एक, सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट P1 मान लिया, ये पॉइंट P2, चलो ये P3 और P4 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, है ना। तो ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सॉल्विंग बाय द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो है ना। तो नहीं आते हैं सॉल्व करने, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कौन कौन से मेथड रहते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल तो ये ऑलरेडी है ना, ग्राफ ही तो बना रहे हैं हम, बट हमारा जो ग्राफ होता है ये एग्जैक्ट नहीं है, तो यानी कि ये या तो हमें एग्जैक्शन के साथ ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि हमें ये पॉइंट ईजिली मिल जाए, है ना। तो यानी कि अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या तो सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगर मैं इनको नेमिंग भी कर दूं, ये मेरी लाइन 1 थी, ये मेरी लाइन 2 थी, और ये मेरी लाइन 3 है, और ये लाइन, चलो लाइन 4 तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो जो आपके पास सबसे पहला है दैट इज P1, P1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद, यहाँ पे भी नेमिंग कर देते हैं, ये जो है आपके पास लाइन 3 है, और ये आपके पास लाइन 1 है, और ये लाइन 2 है, क्लियर। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो आपके पास P1 पॉइंट है दैट इज इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 3। ये जो P1 है, P1 किसके बीच में आ रहा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिटवीन L1 एंड L3, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। तो यानी कि एक इक्वेशन तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई डायरेक्टली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, और दूसरी लाइन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे माइनस और ये पॉजिटिव और ये माइनस ये कैंसिल हो गए, तो यानी कि 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 20, ठीक है ना। y की वैल्यू 20 आ गई, तो y की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40, क्लियर। तो यानी कि ये जो पॉइंट P1 है, P1 पॉइंट कितना आ गया आपके पास, P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, पॉइंट P1 विल बी इक्वल टू 40,20, ये पॉइंट P1 आ गया। अब सिमिलरली जो पॉइंट P2 है आपके पास, ये लिखता हूं मैं, पॉइंट P2 क्या है आपके पास, दैट इज इंटरसेक्शन बिटवीन किसके बीच का इंटरसेक्शन है, दैट इज इक्वल टू L, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ये L1 के बीच में नहीं था, ये L2 के बीच में था, है ना। सॉल्व मैंने L2 ही करी, है ना, लिखा मैंने गलत, ये L2 और L3 के बीच में था, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किसके बीच में है, दैट इज L1 एंड L3, ठीक है ना। सिमिलर स्टेप में इनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन है आपके पास कोई भी ले लो, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी सेम टर्म है, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, x की वैल्यू अगर 60 है, x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट करके देख लो, तो यानी कि ये कितना आ गया, 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30, क्लियर। यानी कि पॉइंट P2 जो है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये कितना है आपके पास, 60,30 पॉइंट है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारा एक टेबल बनता है ना। तो टेबल बनाते हैं हम, है ना, हमारा जो सारा काम है वो ग्राफ पे ही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पे हमने लिख लिया कि जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज z, और था क्या वो हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 1 बाय 1 करके हम बनाएंगे, है ना। तो 1 बाय 1 करके बनाएंगे तो एक टेबल सा बनाते हैं हम, अच्छा सा टेबल बने हमारा, ठीक है ना। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, हमारे कॉर्नर पॉइंट 4 कॉर्नर पॉइंट है, तो 4 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा था हमारे पास, 60,0 और P1 लिया था मैंने, है ना। तो P1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट था हमारा दैट इज़ 40,20, यही है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है आपके पास 60,20, और तीसरा जो पॉइंट है आपके पास दैट इज इक्वल टू 120,0, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 60,0। तो अब मुझे यहाँ से z की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि जो z की वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको हमें वेरीफाई करना है कि वो कितनी आएंगी। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इसको x को 40 डालते हो, y को 20, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4, 200 प्लस कितना आ गया आपके पास, दैट इज़ 200, दैट इज़ इक्वल टू 400, ठीक है ना। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 6 5 यानी कि ये आ जाएगा 300 प्लस 200 यानी कि 500, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो हम 120 इंटू 5, z इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 600, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 5 3300, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे मिल रही है हमें। तो देयरफॉर, तो मैक्सिमा अकर्स एट कहाँ पे मिला हमें, 120,0 पे मिला, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 600। क्लियर। तो ये था हमारा जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो मॉडल टेस्ट पेपर था मैथ्स सेक्शन का। तो ये पूरा पेपर था आपके पास, है ना। तो ये क्वेश्चन था लास्ट, एंड इसी के साथ थैंक यू, है ना।